अभी जो हमको टॉपिक देखना है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी जो होता है वो आता है डेंसिटी ड्यू टू वेपर, मतलब डेंसिटी ड्यू टू गैस। अब वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन देखा था हमने, क्या था? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो कभी ऐसा होता है आपको किसी का मॉलिक्यूलर मास पता है तो आप उसका वेपर डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH4, इसका वेपर डेंसिटी कितना होना चाहिए? कैसे फाइंड करेंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60, तो इसका वेपर डेंसिटी जो रहेगा वो कितना रहेगा? 8 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वेपर डेंसिटी किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल का फाइंड कर सकते हैं। इनको एक ही है तो इनको एक ही है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल m और यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल M। इसमें मोल्स और मास का रिलेशन क्या है? मोल्स और मॉलिक्यूलर मास। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी? तो मैं यहाँ लिखता हूँ मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी। तो कैन आई राइट नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी? सही। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे वो रहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल कम हो जाएगा। I am writing a hypothetical reaction that is capital A in gaseous state is equilibrium with capital B in gaseous state. Here 2 moles are present. कितने मोल्स हैं? 2। तो रेशियो कितना है? 1:2 का। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे मोल्स के हिसाब से जाते हैं। This one and this one. इसका इनिशियल मोल लेता हूं मैं 1, इसके रहेंगे 0। If degree of dissociation is alpha, then how many moles of A will be present at equilibrium? 1 minus 1 alpha. तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 minus alpha. At equilibrium, that is 1 minus alpha. Then what will be the number of moles of 2 alpha? ये कैसे पता चला? 1:2 है, तो जितने से ये कम होगा उतने से ये बढ़ जाएगा। ये कम हुआ अल्फा से तो बढ़ेगा कितना? 2 अल्फा। समझा नहीं समझा? अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा इनिशियली हमारे पास कौन था? ओनली ए था। इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कौन है? ए और बी में से गैसीय स्टेट में कौन है? ना दोनों। तो इनिशियली वेपर डेंसिटी किसकी वजह से होगी? इक्विलिब्रियम पे वेपर डेंसिटी किसकी वजह से होगी? मतलब यहाँ पे हमारे पास वेपर डेंसिटी दो तरीके का है। कौन सा? एक इनिशियल और दूसरा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो वेपर डेंसिटी है उस वेपर डेंसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम मानते हैं इनिशियल वेपर डेंसिटी और दूसरे को हम मानते हैं इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी। इनिशियल वेपर डेंसिटी को हम दिखाते हैं कैपिटल D से और इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं स्मॉल d से। एंड नॉर्मली कैपिटल D जो होता है वो हमेशा स्मॉल d से बड़ा होता है। ठीक है, मैंने पूछा कैपिटल D क्या है? इनिशियल। और इनिशियल वेपर डेंसिटी हमेशा किसकी वजह से रहेगी? रिएक्टेंट की वजह से। इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी का सिंबल क्या है? स्मॉल d। और वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ऊपर। अब मैंने पूछा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट के? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं? 1। और इसके कितने पार्ट मिल रहे हैं?
इसका रेशियो क्या है 1:2, रेशियो कितना है 1:2, तो मैं बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ A इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स ऑफ B। ओके, तो यह है इनिशियल वेपर डेंसिटी, यह है इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी। ओके, इफ आई एम राइटिंग हियर 3, क्या चेंज होगा? चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा, यस, क्या होगा? पक्का। If I am writing here 7B, if I am writing here N, N alpha, तो ये N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो मैं इसमें लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रकार से। अब मैंने पूछा नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल, 1, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, it is 1 plus n alpha minus alpha equals to 1 plus alpha n minus 1। ओके है? अरे समझा नहीं समझा? ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड वेपर डेंसिटी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल is inversely proportional to initial vapor density या equilibrium vapor density। और initial vapor density कितना है? कैपिटल D। कितना है? कैपिटल D। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम is inversely proportional to 1 upon small d। इसको मानते हैं इक्वेशन 2। हो गया? अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू, ये डायरेक्टली इनवर्सली है और ये भी कैसा है? तो इसमें क्या आएगा? कैपिटल स्मॉल d अपॉन कैपिटल D या कैपिटल D अपॉन स्मॉल d? पक्का? ओके। अब नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कितने हैं? 1, तो लिखेंगे 1 अपॉन, ये कितने हैं? 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा? स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। दोनों साइड को इन्वर्स करता हूं मैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर रहा हूं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक साइड को चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा, दोनों को चेंज करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों को चेंज करता हूं, क्या होगा? 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेगा तो आंसर जो रहेगा वो सेम नंबर होगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 इक्वल्स टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इस 1 को इधर लेके जाएंगे, क्या बनेगा? माइनस, तो इक्वेशन विल बी अल्फा n माइनस 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा n माइनस 1 इक्वल्स टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d। व्हाट इज अल्फा? व्हाट इज कैपिटल D? व्हाट इज स्मॉल d? एंड व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ओके, अब मुझे अल्फा फाइंड करना है, तो ये बनेगा अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन
n minus 1 into d minus d upon d. Okay, so this is the relation between alpha and vapor density. क्वेश्चन कैसे आएगा? एक रिएक्शन दिया जाएगा, उस रिएक्शन में कौन कौन से स्टेट में ये बताया जाएगा। आफ्टर दैट दिया जाएगा उसका इनिशियल वेपर डेंसिटी इतना है, इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी इतना है, तो आप पता लगाओ कि उसका अल्फा कितना रहेगा। एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रिएक्शन में कभी कभी ऐसा होता है इनिशियल वेपर डेंसिटी नहीं दिया जाता है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? उस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे और उस मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इनिशियल वेपर डेंसिटी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, वो बोल देते हैं कि 2 वेपर डेंसिटी है, एक है इनिशियल और दूसरा है इक्विलिब्रियम। तो कैपिटल जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? इनिशियल, और स्मॉल में लिखेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम। कभी कभी लिखा है उन्होंने 44 एक डेंसिटी है, दूसरा 36 जो रहेगा ये दूसरा डेंसिटी है। उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा इनिशियल है और कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो पता कैसे करेंगे? जो वैल्यू बड़ा होता है वो हमेशा इनिशियल वाला होगा और जो छोटा होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम का होगा। तो क्वेश्चन इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में तो ऐसा होता है वो इनिशियल वाला वैल्यू देते ही नहीं, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ो और जो रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो और उस मॉलिक्यूलर मास में से क्या फाइंड करो? इनिशियल वेपर डेंसिटी। क्योंकि इनिशियली ओनली रिएक्टेंट होता है, और जब ओनली रिएक्टेंट होगा तो उसका वेपर डेंसिटी फाइंड करना इजी होगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम की बात आती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे ये सब डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए नॉर्मली इक्विलिब्रियम का वेपर डेंसिटी दिया जाता है। कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं, वो अल्फा देंगे, वो इक्विलिब्रियम का वेपर डेंसिटी देंगे, और आपको पूछेंगे कि वो जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो आपके पास अल्फा है, आपके पास स्मॉल डी है, आप क्या निकालोगे? कैपिटल डी। और जब आपको कैपिटल डी पता रहेगा, मतलब इनिशियल वेपर डेंसिटी पता रहेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। रही बात इसको लिखने की, तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन डेरिवेशन पता होना चाहिए, आपको काम आएगा इस फॉर्मूले का, और यही फॉर्मूला आपको यूज करके क्या करना होगा? न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, कैपिटल डी इनिशियल वेपर डेंसिटी, इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी। देख लो एक बार। इसमें आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया x, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या आएगा? x, और x कट हो जाएगा, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा है। अब हर बार तो ऐसा नहीं करेंगे, पहले कांस्टेंट लिखेंगे फिर दोनों को कट करेंगे, ये कट करो ये कट करो, तो डायरेक्टली इसमें इक्वेशन 2/1 करेंगे तो डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएगा, तो चलेगा। हाँ वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके है। डेरिवेशन समझने के लिए है, एग्जाम के हिसाब से आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, बस खत्म, ठीक है। राइट नाउ
Completed? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। स्पीड बढ़ाओ। n पे लिख देना, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। n में कंफ्यूजन होता है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ओनली, गैसियस प्रोडक्ट ओनली, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। उसमें प्रोडक्ट के बारे में ही सोचना है, रिएक्टेंट के बारे में नहीं सोचना है। कैपिटल D इज द इनिशियल वेपर डेंसिटी, स्मॉल d इज इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी। थर्ड क्वेश्चन, N2O3 on decomposition, N2O3 on decomposition give NO and NO2, give NO and NO2, nitrogen oxide and nitrogen dioxide. N2O3 on decomposition give NO and NO2, both all are present in gaseous state. They are found to be in equilibrium. They are found to be in equilibrium at 300 Kelvin. They are found to be in equilibrium at 300 Kelvin. If the vapor density of such an equilibrium mixture, if the vapor density of such an equilibrium mixture is 23.75, then calculate the degree of dissociation. Then calculate the degree of dissociation. हो जाओ शुरू। और बिना पूछे आंसर बोलना नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो हो जाएगा, रिएक्शन लिख तो फॉर्मूला ही तो डायरेक्ट। ये वाला अल्फा
चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जो रिएक्शन दिया है दैट इज N2O3 is equilibrium with 1 mole of NO and 1 mole of NO2 all are present in gaseous state। ओके ठीक है, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है कि इसका इनिशियल मोल इतना रहेगा, इक्विलिब्रियम पे इतना बचेगा, Kc फाइंड करेंगे Kp, इतने झंझट में नहीं पड़ना है। पहली बात हमको ध्यान में रखना है फॉर्मूला कौन सा है हमारा, कौन सा है, अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 इनटू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d। अब इसके हिसाब से जाना है। इसमें सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, n। n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर 2 गैसियस स्टेट में। तो हमारे लिए n का वैल्यू कितना हो गया 2, क्योंकि हमको प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, रिएक्टेंट के बारे में नहीं। So here value of n is 2. After that what is given, degree of dissociation फाइंड करना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के सामने देते हैं क्वेश्चन मार्क। उसके बाद उन्होंने बोला है वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मतलब वो देते हैं स्मॉल डी, कितना है 23.75, तो ये दिया हुआ है। ओके, और उन्होंने बोला है आपको अल्फा फाइंड करना है। तो अल्फा के लिए n तो दिया है, स्मॉल d दिया है, कैपिटल D नहीं दिया है। तो इनिशियली जो होता है ये किसके वजह से होता है, रिएक्टेंट। ये किसके वजह से होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के हिसाब से। अब क्या करना है, हमको इसका वेपर डेंसिटी ढूंढना है। ये कैसे ढूंढेंगे, इसके हिसाब से, सही है। तो पहले क्या करना होगा, N2O3 का मॉलिक्यूलर मास ढूंढना होगा। N2O3 नाइट्रोजन 2 into 14 प्लस 3 into 16, ये बन जाएगा 28, ये बन जाएगा 48, कितना बनेगा 76। ठीक है, ये 76 क्या है, वेपर डेंसिटी है कि मॉलिक्यूलर मास, लेकिन हमको मॉलिक्यूलर मास नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वेपर डेंसिटी। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा 38। तो 38 जो रहेगा वो किसका वैल्यू है, कैपिटल D। हो गया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या फॉर्मूला, अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन n कितना है 2 माइनस 1 इनटू कैपिटल D कितना है 38 माइनस 23.75 अपॉन 23.75। इसका आंसर आएगा 0.6। परसेंटेज में लिखोगे तो ये रहेगा 60%। एक बात और, इसमें बोला था कैपिटल D इज ग्रेटर देन स्मॉल d ऑलवेज। आप यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल d और कैपिटल D दोनों के वैल्यू को कंपेयर करके। ओके है, नहीं समझा, ओके है, चलो लिखो। दूसरा क्वेश्चन, इफ समझा है तो घर में भी सॉल्व कर सकते हो। If PCl5 is 80% dissociated, 80, PCl5 is 80%, 80% dissociated at 250 degrees Celsius, at 250 degrees Celsius, then calculate its vapor density. Then calculate its vapor density. Also calculate equilibrium vapor density. Also calculate equilibrium vapor density. Question क्या था? If PCl5 is 80% dissociated at 250 degrees Celsius, then calculate its bracket में लिख दो initial and also find the equilibrium vapor density.
यही था क्वेश्चन। ओके, तो आंसर 2 होने चाहिए आपके। क्या दिया है क्या नहीं दिया है किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। पहले
ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। फर्स्ट राइट द रिएक्शन, रिएक्शन लिखोगे तो ही होगा। PCl5 which is in gaseous state is equilibrium with 1 mole of PCl3 in gaseous state plus Cl2 in gaseous state। इस रिएक्शन का एक ही काम है, n का वैल्यू बताना। इसके लिए n कितना है 1 और दिस n इक्वल्स टू 2। हमको चाहिए कौन सा, ये वाला, तो हमको मिल गया n एंड n इक्वल्स टू 2 और अल्फा दिया हुआ है कितना है 0.8 और क्या दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है, बाकी सब फाइंड करने के लिए बोला है। उन्होंने पहले पूछा है रिएक्टेंट का इनिशियल वेपर डेंसिटी कितना रहेगा। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले क्या करना होगा, PCl5 का मॉलिक्यूलर मास ढूंढना होगा। फास्फोरस का मॉलिक्यूलर मास कितना है 31 और एक क्लोरीन का कितना है 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 177.5। इनको मिला के तो ये बनता है 802, कितना आएगा 208.5। So this is 208.5 divided by 2, so that will be 104.25। तो ये क्या हुआ, इनिशियल वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5। इसी को मैं बोलता हूँ कैपिटल D, इसी को मैं बोलूंगा कैपिटल D। अब हमारे पास इक्वेशन है अल्फा इक्वल्स टू 1/n-1 इनटू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d। अल्फा पता है, इस वैल्यू को यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करने से अच्छा है मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ, वापस नहीं आना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है 1 प्लस अल्फा n-1 d अपॉन d, सॉरी कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इन दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो स्मॉल d ढूंढना है इक्वल्स टू कैपिटल D अपॉन 1 प्लस अल्फा n-1। कैपिटल D कितना है 104.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा कितना है 0.8 इंटू 2 माइनस 1, ये बन जाएगा 104.25 डिवाइडेड बाय 1.8, कितना है 57.91। दिस विल बी स्मॉल d। ओके, कुछ नहीं था नया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक लिखो ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ली चैटेलियर प्रिंसिपल देखो, उसमें एक लाइन, दिस प्रिंसिपल टेल्स अबाउट the shifting of equilibrium, by changing following properties, shifting of equilibrium by changing following properties। इसका मतलब ये है कि हम कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उस रिएक्शन की हमने कोई कंडीशन चेंज की है, तो वो कंडीशन चेंज होने के बाद रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, ये बताने का काम करता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। नॉर्मली 1-2 साल के अंदर एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इसके अंदर, ठीक है। 5 या 6 पॉइंट है, उनको आपको ध्यान रखना है, उससे ये पता लगाएंगे कि रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, ये पता कैसे लगाएंगे। देखो पॉइंट नंबर 1, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टी के बाद में इंक्रीजिंग का साइन भी दे सकते हो शॉर्ट में लिखने के लिए। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू एंडोथर्मिक रिएक्शन।
इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो टेम्परेचर बड़ा होगा तो रिएक्शन किस साइड में होगा? एंडोथर्मिक के साइड में। तो रिएक्शन कम करोगे तो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पॉइंट, इफ concentration of any reactant increases, if concentration of any reactant increases, then equilibrium shift to forward reaction, forward side, equilibrium shift towards forward side। तो जब concentration of reactant कम करेंगे तो क्या होगा? बैकवर्ड साइड। ये भी वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ concentration of product increases, if concentration of product increases, then react equilibrium shift to backward direction, then equilibrium shift to backward direction। कब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन पीछे आएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रिएक्शन सेम बनेगा। नेक्स्ट, प्रेशर, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, if pressure increases, then equilibrium shift to direction where less number of gaseous particles are present, where less number of gaseous particles are present, less number of gaseous particles are present। कब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर को कम करेंगे तो ओके ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम। इट इज इनवर्स ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर में पढ़ा था उसका उल्टा यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में पूछा है तो क्या करेंगे? जो प्रेशर के बारे में पढ़ा था उसका उल्टा लिखेंगे, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, सिलिकॉन, ज़ेनॉन। ये कौन है? इनर्ट, नोबल गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant volume। ठीक है, ओके। at constant volume लिखो, no effect, no effect। next point, addition of inert gas, addition of inert gas at constant pressure, at constant pressure, then equilibrium shift to the direction, equilibrium shift to the direction where more number of gaseous particles are present, more number of gaseous particles are present। Last one, point number 8, catalyst, no effect, catalyst, no effect। एक बार पढ़ लो पूरे पॉइंट।
ठीक है। 3 moles of N2, sorry, 1 mole of N2, 3 moles of H2 are equilibrium with 2 moles of NH3. This is in gaseous state, in gaseous state, in gaseous state. Left side number of gaseous reactants कितने हैं? 4 है ना? इसमें कितने हैं? Number of gaseous products are 2. माना ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सी? फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड क्या होगा? एंडो। तो इसके लिए डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए क्या होगा? डेल्टा H विल बी लेस देन 0। इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो हीट को एब्सॉर्ब करती है? तो आप रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या करेगा? उसको कंज्यूम करते जाएगा, वो बोलेगा रिएक्शन में टेम्परेचर नहीं बढ़ने दूंगा। कौन? एंडो। ली कैटेलियो को आसान भाषा में समझना है तो एक ही बात ध्यान में रखो, आप जो करोगे ना उसका उल्टा ये करेगा। आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने जाओगे तो ये कम करने के बारे में सोचेगा, आप प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो बोलेगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे करें। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर कम करने के बारे में सोचेगा, आप टेम्परेचर कम करोगे, टेम्परेचर बढ़ाने के बारे में सोचेगा। आइए कैसे वो देखते हैं। पहला प्रेशर। अब देखो हम इधर जा रहे हैं तो कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है? ये 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं? मतलब 4 मोल को हमने यूज किया, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद कितने मोल बन गए? मतलब हुआ ऐसे कि हमने 3 मोल्स ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ N2 को हमने ऐड किया रूम में, इस कंटेनर में। तो हमारे पास पहले कितने मोल्स थे? 4। अब जितने नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा, उतना उनका वॉल के साथ कोलिजन, और वॉल के साथ कोलिजन ज्यादा तो उसकी वजह से होने वाला प्रेशर। तो इफ किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल बढ़ते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, और इफ किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम होते हैं तो प्रेशर कम हो। समझ रहे हैं ना? तो होता ऐसे है कि नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम होंगे तो प्रेशर कम होगा। हम रिएक्शन को आगे लेके जा रहे हैं तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल बढ़ रहे कि कम हो रहे? तो जब रिएक्शन होते जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर कम होते जाएगा। किसने पूछा क्यों? तो पहले हमारे पास 4 गैस के पार्टिकल से प्रेशर एक्सर्ट करने वाले, अब कितने हैं? 2 ही है। तो कॉमन सेंस की बात है, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम हो गए तो प्रेशर कम होगा। अब मैंने बोला आपके पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और मैंने आपको बोला है आपको प्रेशर बढ़ाना है, तो आप रिएक्शन को आगे लेके जाओगे पीछे लेके आओगे? पीछे लेके, क्योंकि आगे लेके जाओगे तो 4 पार्टिकल 2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, और पीछे लेके आओगे तो 2 पार्टिकल 4 में कन्वर्ट हो रहे हैं। किस साइड में नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल बढ़ रहे हैं? पीछे आने के बाद। तो मैंने आपको बोला आपको प्रेशर को बढ़ाना है तो रिएक्शन को कहाँ लेके आओगे? प्रेशर को कम करना है। समझा नहीं समझा? ठीक है। अब हम प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं तो ये क्या करेगा? प्रेशर को कम करेगा। तो प्रेशर को कम करने के लिए रिएक्शन आगे लेके जाएगा पीछे लेके आएगा? मतलब रिएक्शन उस साइड में जा रहा है जिस साइड में नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम है, या उस साइड में जा रहा है जिस साइड में नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल ज्यादा है? सही है। तो मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, ये क्या करेगा? कम करने के लिए रिएक्शन को कहां लेके जाएगा? उस साइड में लेके जाएगा। इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड मत बोलो, ये बोलो कि किस साइड में जाएगा? उस साइड में जिसमें गैसियस पार्टिकल बढ़ेंगे, या उस साइड में जिसमें गैसियस पार्टिकल कम होंगे? कम होंगे। मैंने प्रेशर को कम किया तो ये क्या करेगा? प्रेशर को बढ़ाएगा। मतलब जैसा मैं करूंगा वो उसका एग्जैक्टली अपोजिट कर रहा है। तो मैं प्रेशर को कम कर रहा हूं तो ये क्या बोलेगा? आपको प्रेशर को बढ़ाना है। इक्विलिब्रियम मेंटेन देखिए, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ना? मैंने बढ़ाया, वो कम है तो बोलेगा हम तो बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम में आते हैं। मैंने बोला मैंने कम किया, हम भी कम करते हैं, इक्विलिब्रियम में आते हैं। तो मैंने प्रेशर को कम किया, ये बोलेगा
तो प्रेशर को बढ़ाना है, कहाँ लेके जाएंगे? इधर से इधर आएंगे। क्यों? लोअर नंबर से हायर नंबर, प्रेशर को बढ़ाया हायर से लोअर। नहीं समझ रहे? समझ में आ रहा है? तो ये हुई किसकी बात? प्रेशर। और जैसा प्रेशर के लिए सोचोगे, सही है। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन। पहले मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन बोलता हूँ। देखो आसान तरीका यही है, वो स्टेटमेंट रट्टा मारने से अच्छा है। हम क्या करना चाहते हैं और ये क्या करना चाहता है, हम जो करेंगे उसका उल्टा करेगा। क्यों करेगा? इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और मैंने वहां पे थोड़ा सा H2 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? तो इसको पता चल गया अरे H2 तो बढ़ गया, फिर ये क्या करेगा? उसको कम करेगा। तो कहां लेके जाएगा? रिएक्शन को आगे लेके जाएगा। समझ रहा है? मतलब मैंने क्या किया, H2 का क्वांटिटी बढ़ा दिया, तो वो क्या करेगा? उसका क्वांटिटी कम करने के बारे में सोचेगा और उसका क्वांटिटी कब होगा? जब रिएक्शन आगे जाएगा। मैंने क्या किया, थोड़ा सा H2 निकाल दिया, इक्विलिब्रियम में बढ़ा दिया। हुआ क्या? इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम में H2 का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब ये क्या बोलेगा? कम हो गया। क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? रिएक्शन को वापस लेके आएगा और क्या बनेगा? इस साइड। हमने क्या किया? NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, वो क्या करेगा? कम करेगा। कम करने के लिए रिएक्शन कहां पे आएगा? अब जैसे हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखा, वैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब तीसरा और आखिरी टेम्परेचर। इनर्ट गैस वाला याद रखना, दूसरा ऑप्शन नहीं है इनर्ट गैस वाला, ठीक है? बाकी तो समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर, ये रिएक्शन मिक्सचर है। इस रिएक्शन मिक्सचर का मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इस पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये क्या सोचेगा? तो कौन सी रिएक्शन फेवर करेगा? एंडो या एक्सो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट को रिलीज करेगा और एंडोथर्मिक होगा तो हीट को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। तो मैंने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये रिएक्शन रूम में हो रहा है, मैंने रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये क्या सोचेगा? टेम्परेचर कम करते हैं। टेम्परेचर कम करने के लिए रिएक्शन ऐसा होगा जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करे, एनर्जी को रिलीज नहीं। तो कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? एंडो। कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। मैंने टेम्परेचर कम किया तो वो बोल रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो गया, उसको बढ़ाना है तो बोलेगा वो रिएक्शन करो जिसमें हीट रिलीज हो रहा है। मतलब कौन सा रिएक्शन? ठीक है? तो आप जो सोचोगे उसका उल्टा करेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल याद रखने के लिए ऐसा लेना है, एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसा। जी के हिसाब से जाओ, बोर्ड आप पढ़ लेना, उसमें सब आ जाएगा। समझा नहीं समझा? उसमें बहुत कुछ दिया है, काम की बातें यहाँ बोल दी मैंने, ठीक है? ऐसा पढ़ लेते तो इसमें हो जाएगा। पहली बात क्या याद रखना है, आप जो सोचोगे उसका उल्टा करेगा। आपने रिएक्टर का कंसंट्रेशन बढ़ाया, वो कम करने के लिए सोचेगा, आगे जाएगी रिएक्शन। आपने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया, ये कम करेगा, रिएक्शन को पीछे लेके आएगा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये टेम्परेचर कम करेगा, इसलिए ऐसी रिएक्शन करेगा जो टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करे, मतलब एंडो। आपने टेम्परेचर को कम किया तो कौन सी फेवर करेगा? वही अभी लिखा था आपने, पर पढ़ लो।